हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी के द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46वें। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों में लेकर सूची जारी करता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक आज़ादी। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। और फ्रेंड्स, जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो हैं नॉर्वे, जो कि 9.75 अंक से फर्स्ट रैंक पे रहा। सेकंड है न्यूजीलैंड, जो कि 9.37 अंक से सेकेंड रैंक पे रहा। और तीसरा है फिनलैंड, जो कि 9.27 अंक से थर्ड। रिपोर्ट जारीकर्ता द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत, जो कि भारत के स्पोर्ट्स हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। और इनको यह पुरस्कार पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 89 रन की बेहतरीन पारी के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार 4% पर बरकरार रखा है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2021-22 के लिए छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें देश की मौद्रिक नीति के लिए कई अहम फैसले लिए गए। और फ्रेंड्स, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 4 व्यापक विषय शामिल होंगे। ये हैं वास्तुकला व कार्यात्मक जरूरतें, प्रबंध, संग्रहण, क्यूरेशन और संरक्षण अभ्यासों सहित रहेगा, और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने 5वें ICGS सक्षम पोत का निर्माण किया है। यह पोत कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के साथ तटरक्षक बल की सेवा में सबसे उन्नत गश्ती पोत होगा। और फ्रेंड्स, ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड और हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक VS पठानिया हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। यह नाबार्ड के 11 राज्यों में जारी जल विभाजक और वाडी आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं होती हैं, जो कि कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगा। और फ्रेंड्स, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष बने हैं। इनका कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था, लेकिन टाटा सन्स प्राइवेट कंपनी ने इनके कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा दिया है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का स्थापना 1868 में हुआ था और इसके मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता मित्तल। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया महासंघ की नई अध्यक्ष बनी है। गीता मित्तल दुष्यंत चौटाला का स्थान लेंगी। और फ्रेंड्स, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 1926 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष गीता मित्तल हैं और इसके सचिव अरुण कुमार बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स, इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण आधारित शोध करता है। GEM मुख्य रूप से शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी राष्ट्रीय देशों की टीमों का एक नेटवर्क संघ है। और फ्रेंड्स, इस सूची में टॉप 3 कंट्रीज जो हैं, फर्स्ट नंबर पे है दुबई और सेकेंड है नीदरलैंड और थर्ड पे है स्वीडन। और इसकी रिपोर्ट जारी करता है वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर।